Good morning, students. My name is Ambika Das, and today we will discuss about measurement of length. जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम लोग एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट करना है उसको एक नॉन स्टैंडर्ड जो कि उसका यूनिट कहलाता है उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, एंड उस कंपैरिजन के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट का इस्तेमाल वेरियस फिजिकल मेथड्स में, साइंटिफिक मेथड्स में, फिजिक्स में यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका नाम है लेंथ, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसका जो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये मेनली टू मेथड्स है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड, जैसे कि हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि मीटर स्केल का इस्तेमाल करके लेंथ मेजरमेंट करना, जैसे किसी लाइन का लेंथ मेजरमेंट किए, चाहे कपड़े की लंबाई जो हम लोग मीटर स्केल से करते हैं, चाहे मीटर टेप से मेजरमेंट करते हैं किसी पर्सन का हाइट को, या छोटे वस्तु है जैसे मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बॉल है और उसका डायमीटर फाइंड करना है तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। स्मॉल थीन वायर है, उस वायर का डायमीटर फाइंड करने के लिए स्क्रू गॉज का यूज करना, चाहे कोई स्फेरिकल प्लेट है, कर्व प्लेट है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए स्फेरोमीटर का यूज करना। यानी कि हर वो मेजरमेंट जिसके लिए हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए मेजरमेंट करना डायरेक्ट मेथड कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक स्केल में मिनिमम मेजरमेंट जो हम लोग कर सकते हैं वो है 0.1 सेंटीमीटर का। जैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज ये हमारा एक स्केल है, स्केल में ये 0 है और ये 1 है, तो एक साइड में इसका यूनिट रहता है सेंटीमीटर में, दूसरे साइड में इंच में। तो सेंटीमीटर में 0 और 1 के बीच में 10 इक्वली डिवाइडेड लाइन रहता है जिसके बीच में स्पेस इक्वल रहता है। यानी कि 10 काउंट करने से 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लीस्ट काउंट भी कहते हैं। एलसी मीन्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वह मिनिमम वैल्यू जिसको उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक मेजरिंग मीटर स्केल जो है ये 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक सही मेजरमेंट ले सकता है। यानी कि मीटर में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर के 1000 हिस्सा तक। इससे छोटा अगर वस्तु रहे उस रेंज का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है ये कितना होता है, ये होता है 0.01 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 1 मीटर के 10,000वां हिस्से को मेजरमेंट कर सकता है। ठीक उसी तरह से लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, चाहे वर्नियर चाहे स्फेरोमीटर, दोनों का ही बराबर है। ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है दोनों का ही लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर के 1,00,000 हिस्सा तक का मेजरमेंट कर सकता है। तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बॉडीज के डायमीटर वगैरह फाइंड करने के लिए, और स्फेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए। सपोज कि एक मिरर है, कनकेव लेंस है, उत्तल या अवतल दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या हम लोग को नापना है तो उसके लिए हम लोग स्फेरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ मेजरिंग डिवाइस जो कि लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, जिसका अलग अलग रेंज है। तो हम लोग उस वस्तु का लंबाई जिसको हम लोग को नापना है
उस लंबाई के रेंज को देखते हुए अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेजर द लेंथ। तो ये सारे डायरेक्ट मेथड्स हुए, लेकिन कुछ ऐसे लेंथ्स होते हैं जो जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। उस केस में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सपोज एक पहाड़ है, ऊंचा पर्वत, माउंटेन, और उसकी हाइट मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग इन मेथड्स का इस्तेमाल जो है करना सुटेबल नहीं होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या क्या है? इनडायरेक्ट मेथड्स में फर्स्ट वन जो आता है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड। रिफ्लेक्शन या इको मेथड क्या होता है? रिफ्लेक्शन या इको मेथड में मेजरमेंट जब करते हैं तो ये बेस्ड है साउंड के रिफ्लेक्शन के ऊपर। किसका? साउंड का। सपोज कि यहां पर हमारे पास एक दीवार है, सपोज वॉल, और हम इस जगह पर हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहां से हम इस वॉल का डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है, लेकिन हम वहां तक जाना नहीं चाहते हैं। क्या करेंगे? यहां पर एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब ये साउंड जो है ये आगे बढ़ेगा, बढ़ते हुए वॉल तक जाएगा, और जाने के बाद अगेन टकराते हुए रिटर्न आएगा। तो अगर ये वॉल का डिस्टेंस x है, तो x डिस्टेंस जाने में, x डिस्टेंस आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टोटल डिस्टेंस कवर करेगा x प्लस x यानी कि 2x। यहां पर जब साउंड प्रोड्यूस करेगा और जब ये साउंड रिटर्न आएगा, उसका इको जब सुनने मिलेगा, उस बीच का टाइम इंटरवल को नोट किया जाता है। सपोज t इज द टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये साउंड का जो स्पीड है या वेलोसिटी है, ये नोन है। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो इसका वैल्यू होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। अब एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में, जिसमें डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस के जगह में 2x, स्पीड के जगह में v और टाइम के जगह में t। तो हम लोग को जरूरत है O से इस वॉल तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोग x माने हैं। तो x इक्वल टू होगा v इंटू टी बाई 2। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए रिफ्लेक्शन या इको मेथड में डिस्टेंस का यानी कि लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। अब इस पर बेस्ड जो है, रिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सबमराइन्स में देखिएगा, जहाजों में, शिप में सोनार डिवाइस होता है, और इस डिवाइस का इस्तेमाल समुद्र की गहराई या समुद्र के अंदर में छिपी हुई वस्तु को खोजने के लिए की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है? मरीन्स के नीचे से सिग्नल छोड़ा जाता है, माइक्रोवेव्स, जो सीधे समुद्र की गहराई में जाकर वहां से टकरा कर रिटर्न आती है। तो जिस वक्त ये सिग्नल छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, और जिस वक्त उसका इको सुनने मिलता है, बीच के टाइम इंटरवल को मेजरमेंट कर लिया जाता है। और चूंकि उसका स्पीड पहले से नोन रहता है, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देने से उस पर्टिकुलर प्लेस का डीप या डेप्थ यानी कि गहराई, चाहे उसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। सेकंड है लेजर। नाम सुने होंगे लेजर लाइट का।
इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। तो ये स्पेशल टाइप का लाइट होता है जिसमें मोनोक्रोमेटिक होता है, सिंगल कलर का होता है और इसमें इसका एकदम यूनिडायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन सेम होता है। जब इस लाइट को छोड़ा जाता है तो बहुत तेजी से किसी जगह पर पहुंचती है एंड देन उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं यूज करके यहाँ पर हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं, तो यहाँ लाइट का स्पीड भी यूज होगा। तो अगेन जब लाइट को ऑन करते हैं एंड उस समय जब वो लाइट रिटर्न आती है उस पॉइंट पर, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल को नोट करके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें लेजर का इस्तेमाल करके डिस्टेंस मिल जाता है। एंड थर्ड वन इज रैडर। रैडर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये होता है एविएशन इंडस्ट्री में, मतलब जहां पर उड़ान वगैरह होता है, जैसे कि फ्लाइट वगैरह में। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि इसमें रेडियो सिग्नल को छोड़ा जाएगा और वो रेडियो सिग्नल जाकर अपने नज़दीकी जो भी फ्लाइट वगैरह उड़ते रहता है वहाँ से टकरा कर रिटर्न आती है। बीच के टाइम इंटरवल को नोट किया जाता है, रेडियो सिग्नल का स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने से डिस्टेंस मिल जाता है। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स, जिसमें जो कि इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड से पर बेस्ड है, और ये एक इनडायरेक्ट मेथड्स है जिसके सहायता से हम लोग लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड। ये सेकंड ट्रायंगुलर मेथड जो है ये हमारा सेकंड इनडायरेक्ट मेथड है। ट्रायंगल या ट्रायंगुलर मेथड से हम लोग कैसे लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, ये कोई नया बात नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9-10th में हाइट एंड डिस्टेंस में। आप लोग जानते हैं कि कोई अगर टॉल टावर है, कोई ऊंची मीनार है और उसकी ऊंचाई को नापना है, तो उसके लिए हम हाइट एंड डिस्टेंस का मेथड यूज करके उस मीनार का हाइट पहले भी निकाले हैं। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के मेथड का यूज किया जाता है। चाहे मान लीजिए कि हम लोगों को किसी बिल्डिंग का या किसी पेड़ का दूरी को मेजरमेंट करना है, लेकिन हमारे और उस पेड़ के बीच में कोई नदी है, रिवर है, तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण या एंगल ऑफ अवनयन कोण का इस्तेमाल करते हुए और हाइट के साथ रिलेशनशिप लेके हम लोग उस ऑब्जेक्ट के लेंथ को, वहां तक की दूरी को मेजरमेंट कर सकते हैं, और इस तरह का मेजरमेंट हम पहले कर भी चुके हैं। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? ये एक इनडायरेक्ट मेथड है लेंथ को मेजरमेंट करने का। इसमें क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ को हम लोग को मेजरमेंट करना है उसको हम लोग 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सामने एक अपना फिंगर को लेते हैं इस तरह से, और इस फिंगर को एक बार हम लोग लेफ्ट आई से देखते हैं राइट आई को क्लोज करते हुए, एंड सेकेंड टाइम राइट आई से देखेंगे लेफ्ट आई को क्लोज करते हुए, और ये बड़ी तेजी से हम लोग करते हैं तो लगेगा कि हमारा जो थंब है ये अपना जगह में से शिफ्ट हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो अपने जगह पर रेस्ट पे है। फिर भी हमें यह महसूस होता है कि हमारा जो थंब है उसका जगह शिफ्ट हो रहा है।
तो ये जो है इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स। यानी कि पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, जब हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं तो लगता है कि वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इस मेथड का हम लोग यूज कैसे करते हैं, सपोज कि ये O है एक ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग को डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है B, जैसे कि हमारा लेफ्ट आई और राइट आई था, लेफ्ट आई एंड राइट आई। इन दोनों को हम एक लाइन से जोड़ देते हैं, O के साथ B से जोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से होगा। तो ये एंगल सपोज थीटा है। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बेसिस, और OA चाहे OB ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस हम लोगों को मेजरमेंट करना है, इसी डिस्टेंस को हमें मेजरमेंट करना है। तो सोचिए कि इसको अगर हम लोग आर्क लेंथ लेके इस तरह से OA चाहे OB को रेडियस मानते हुए अगर हम लोग इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल का सेंटर O में रहेगा, तो ये कहलाएगा हमारा आर्क यानी कि चाप। ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो A से B जो डायरेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग ज्या या कॉर्ड कहते हैं, और ये AB लगभग बराबर दूरी पर होगा। तो AB जो है ये बराबर लगभग बराबर होगा इस चाप की लंबाई के। ठीक है। कब? when OA is large। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक है थीटा एक L, और इस डिस्टेंस को तब कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ L डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां इस्तेमाल करने से क्या होगा, L के जगह पर हमारा आ जाएगा AB, ये नियरली बराबर होगा, एंड रेडियस के प्लेस में हम क्या लेंगे, OA यानी कि जो डिस्टेंस हम लोग को मेजरमेंट करना है उस डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो हमें मिलता है डिस्टेंस इक्वल टू AB, जिसको हम लोग बेसिस भी कहते हैं, बेसिस डिवाइडेड बाय थीटा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए पैरेलैक्स मेथड में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इस थीटा एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स और पैरालैक्टिक एंगल। तो ये है हमारा पैरेलैक्स मेथड जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, सपोज कि हम लोगों को मेजरमेंट करना है, तो चलिए हम लोग इस पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए मून का डायमीटर फाइंड करते हैं। किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, जिस पर इस पॉइंट पर सपोज पॉइंट E है जहां पर हम हैं, और ये है मून जिसके डायमीटर को हमें फाइंड करना है। दिस इज डायमीटर ऑफ द मून। तो हमें इस मून के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट को अर्थ के साथ जोड़ देते हैं। एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट सपोज पॉइंट A है और दूसरा B है, और इस डायमीटर को मान लेते हैं हम लोग D, और एक A को इससे जोड़ देंगे और एक B को। तो यहाँ पर हमारा एक एंगल बनता है, छोटा सा एंगल, जिसको आसानी से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब क्या होगा, हमें डिस्टेंस
पता है मून से अर्थ का डिस्टेंस जो है ये हमारा पता है, ये हमारा अननोन है और ये भी नोन है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो मिलेगा डिस्टेंस इक्वल टू बेसिस बाय थीटा। डिस्टेंस इक्वल टू बेसिस बाय थीटा, बेसिस बाय पैरेलैक्टिक एंगल थीटा। तो डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा, ए ई, दिस इज इक्वल टू बेसिस में क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाय थीटा, और यहां हमें फाइंड करना डी इक्वल टू क्या होगा, ए ई इंटू थीटा। इस तरह से हम डायमीटर ऑफ द मून को फाइंड कर सकते हैं बाय पैरेलैक्स मेथड। और ए ई डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड होगा, ए ई डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करेंगे जैसे कि यहां पर हम लोग फाइंड किए हैं डिस्टेंस ओ से ए तक का, वैसे हम लोग ए से ई तक का डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए अर्थ पर दो अलग अलग ऑब्जर्वेटरी पॉइंट लेना होगा। तो इसका इस्तेमाल करते हुए फिर हम लोग नियर बाय स्टार का डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार, मतलब एक नजदीकी तारा है, उसका दूरी हम लोग को मेजरमेंट करना है। तो ये है हमारा पॉइंट ओ, जहां पर सपोज कि एक स्टार है। हम लोग, ये है हमारा अर्थ, पूरा नहीं बना है उसका, ठीक है। इस पर मौजूद दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज एक पॉइंट हमारा अर्थ का E1 पॉइंट और दूसरा है अर्थ का E2 पॉइंट, और ये डिस्टेंस जो है ये हमारा B है, बेसिस जिसको कहेंगे। दोनों के साथ O को ज्वाइन कर देते हैं। सपोज यहां पर है। अब हम लोग जो है एक ओडेस पॉइंट लेंगे। हम लोग यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ओडेस, जो कि एक डिस्टेंट स्टार है। डिस्टेंट स्टार मतलब बहुत ही दूरवर्ती तारा है। इसको हम लोग डॉट लाइन से जोड़ देते हैं E1 से। इसको ठीक से स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, सीधा होगा। और इधर भी ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ड्रॉ करें इसके लिए बताते हैं हम। डिस्टेंट स्टार E1 और E2 के साथ इस डिस्टेंट स्टार्स को दो जगह ड्रॉ करने का मतलब है, ये नहीं है कि ये दोनों स्टार अलग अलग है, ये दोनों स्टार सेम है। ये हमारे एक नज़दीकी स्टार है जिसको अलग अलग जगह से अर्थ पर दो अलग अलग ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से हम लोग जब देखते हैं तो लगता है इसमें पैरेलैक्स शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जब ये बहुत दूरवर्ती कोई तारा है, उसको हम लोग E1 से देख रहे हैं, फिर उसको देखते हुए चलते हुए हम लोग जब E2 पर पहुंच जाते हैं, तब भी लगता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है वो फिक्स है। आप लोग ये ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। रात के समय किसी एक स्टार को आप लोग मार्क कर लीजिए और कुछ मीटर तक आगे पीछे आप लोग मूव करते रहिए, आपको लगेगा कि वो स्टार जो है वो अपने जगह पर फिक्स है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जहां पर खड़े हैं उसके जस्ट ऊपर में, सिर के ऊपर में कोई स्टार है और वो आप चलते हुए कुछ दूरी पर पहुंच जाएंगे, तब भी आपको लगेगा कि वो स्टार जो है अपने जगह पर रेस्ट पर है। तो इसीलिए E1 के जस्ट ऊपर में है और E2 के भी जस्ट ऊपर में है। अब हम लोग इस एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज ये एंगल है φ1, ये भी एंगल है, मेजरमेंट कर लेंगे इसको सपोज φ2। यहाँ से अगर हम एक इन दोनों का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल हो जाएगा φ1। ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल हो जाएगा φ2। यानी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा एंगल होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा φ1 प्लस
phi2। तो हम लोग को ये डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, ये नोन है, ये नोन है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला है बेसिस बाय थीटा, यानी कि phi1 प्लस phi2। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग डिफरेंट मेजरमेंट्स कर सकते हैं लेंथ का। तो ये थे आज हमारा लेंथ मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोट का लिंक बता दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो करते हुए नोट्स को भी आप इसका डिटेल नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में के बीच में इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।